Yes. हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट एफएमई, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। ये आपका सिलेबस है बेटा यूनिट नंबर 1 का। तो हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फोर्स क्या होता है, मोमेंट एंड कपल क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यहाँ से ऑलरेडी AKTU में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और वो सारे क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेरिग्नन्स थ्योरम के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन है। हालांकि वेरिग्नन्स थ्योरम से अभी तक AKTU में प्रीवियस ईयर में जो नया सिलेबस आपका चल रहा है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि जब सिलेबस में है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम, वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखने वाले हैं। अगर 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ये वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा। अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो डेरिवेशन आएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा। तब क्या करेंगे आप लोग, स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, डेरिवेशन डिराइव करेंगे। यहां से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया हुआ है। यस भाई, यहां से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलिएगा, और एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जो मैं आपको डीपीपी में देने वाला हूं, ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। यहां पर मैंने उसका आंसर भी लिख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देख लिया होगा, क्योंकि वहां पर हमने क्या करा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, है ना। मोमेंट लेना मैंने आपको सिखाया था कि जो मोमेंट है किसी फोर्स का हम कैसे लिख रहे होते हैं। ठीक है, आइए तो वेरिग्नन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो ये है इसका स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पे आइएगा। तो देखो, मैंने बोला आपको कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर F1। क्या बोल रहे हैं इस फोर्स को, हम इस फोर्स को बोल रहे हैं F1। ठीक है, यस, दिस फोर्स इज F1। अब इस फोर्स का आपको मोमेंट लिखना है किसी पॉइंट के अबाउट। मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है, दिस इज अ पॉइंट, बोल देते हैं कि पॉइंट ए है ना। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए। अब इस मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट लिखना है इस पॉइंट ए के अबाउट। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जहां पर आप जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट निकालना है तो वहां से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका एंगल 90 डिग्री। अब आप मुझे बताइएगा इस फोर्स F1 का मोमेंट कितना होगा पॉइंट ए के अबाउट। तो ये आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मान लेते हैं डिस्टेंस D1 है, तो कितना मोमेंट हो जाएगा, फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1। वेरी गुड। मैंने बोला कि एक और फोर्स है, मैंने बोला एक और फोर्स है बेटा, एक और फोर्स है। बोल देते हैं इस फोर्स को F2 है, ये F2 है। इस फोर्स F2 का भी हमको मोमेंट लिखना है इसी पॉइंट के अबाउट, सेम पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। मान लेते हैं कि F2 की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो D2 है। कितनी है, D2 है। तो बताओ F2 का मोमेंट कितना होगा पॉइंट ए के अबाउट। ये हो जाएगा फोर्स F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2। बोलो यस और नो। अगर मान लीजिए कि एक और फोर्स होता है यहां पर F3, तो हम क्या करते हैं F3 का मोमेंट लिखते हैं पॉइंट ए के अबाउट। तो कितना हो जाता है F3D3। इसी तरह से F4D4, यानी कि जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं उन फोर्सेस का मोमेंट लिखना है किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अब क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं इनका कोई रिजल्टेंट भी होगा। मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट होगा इनका R। हम R से डिनोट करते हैं रिजल्टेंट को। R इज द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। अब हमको इस रिजल्टेंट का मोमेंट भी लिखना है अबाउट द सेम पॉइंट। तो यहां पर पॉइंट ए के अबाउट अगर आप मोमेंट लिखेंगे तो बेटा यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जिस लाइन ऑफ एक्शन पे जिस फोर्स का आपको मोमेंट लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मान लेते हैं कि इस रिजल्टेंट R की इसके लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट ए तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज D, दैट इज D। अब आप मुझे बता सकते हैं R का मोमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज R इंटू डी, दैट इज R इंटू डी। अरे बोलो यस और नो। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, वेरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है बेटा कि जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं किसी बॉडी के ऊपर उन फोर्सेस का मोमेंट लिखना है और मोमेंट का करना है एल्जेब्रिक सम। तो आपने क्या लिखा, F1 का मोमेंट लिखा F1D1, F2 का मोमेंट लिखा F2D2, इनको ऐड कर दिया आपस में, है ना। तो ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी।
बोलो बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर F3 होता तो प्लस F3D3 ऐड कर देते। अब जितने भी फोर्सेस हैं उनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम जो है दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, कि भाई जितने भी फोर्सेस हैं इनका मोमेंट का आपने क्या कर लिया, एल्जेब्रिक सम ले लिया। अब इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा, कि इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आर है उसके मोमेंट के बराबर होगा। यही है आपका स्टेटमेंट वेरिगनेंस थ्योरम का, यही स्टेटमेंट है बेटा वेरिगनेंस थ्योरम का। ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल आप देख रहे हैं यहां पर, यही है स्टेटमेंट वेरिगनेंस थ्योरम का। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आप इस तरह से बना करके ये स्टेटमेंट लिख दे, ये इस तरह से लिखेंगे और इसकी जो थ्योरी मैंने यहां पर लिख दी स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ मैनी कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर अगर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितने हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, मैंने 2 का एग्जांपल लिया है। देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। क्या बोला इसने कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उनका मोमेंट ले लो और उन मोमेंट का एल्जेब्रिक सम कर दो एंड दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्या स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? जो मैंने यहां पर आपको समझाया क्या वही चीज वहां पर लिखी गई है, ये लिखी गई है वहीं पर, यस और नो। अब हम इसी तरह से एक डायग्राम बना करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं कि F1D1 प्लस F2D2 इज इक्वल टू R इंटू डी, ये 2 फोर्स के लिए है। यही हम इसको क्या लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए लिख सकते हैं। कैसे कि F1D1 प्लस F2D2 प्लस F3D3 प्लस F4D4 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू R इंटू डी। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं, आइए बेटा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है आपको, यहां पर 2 एक्सिस आप ले लीजिएगा। यस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस, हमने बोल दिया कि यार ये जो है x एक्सिस है और ये है आपकी y एक्सिस। अब हम यहां पर 2 फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, F1 एंड F2। ओके, आप 3 करना चाहें 3 कर लें, दैट इज योर चॉइस। तो मैंने बोला कि एक फोर्स तो ये हो गया F1, यस, दिस फोर्स इज F1 एंड दिस इज द अनदर फोर्स F2, दिस इज द अनदर फोर्स F2। यस, बोल देते हैं इनको, लिख देते हैं नाम, दिस इज F1, दिस इज F2। बहुत बढ़िया। नाउ लिख लेते हैं यहां पर, है ना, क्योंकि बेटा 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर डेरिवेशन आएगा तो 7 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा तरीके से, थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर में लिखना होगा। तो हमने प्रूफ, यहां पर हमने क्या लिखा, पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको हेडिंग डाल देंगे प्रूफ, है ना। तो प्रूफ हम कैसे कर रहे हैं, हमने 2 फोर्स कंसीडर किए F1 एंड F2, तो यहां पर लिखेंगे लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर 2 फोर्सेस, let us consider 2 forces F1 and F2. F1 and F2 are acting on a body, are acting on a body as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the। आप स्पीड को 1.5x कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। एप्लीकेशन में और यूट्यूब में सब जगह क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जो भी टीचर्स गेटवे क्लासेस पढ़ा रहे हैं उनकी स्पीड के हिसाब से आप अपनी स्पीड को जो है 1.5x 2x जैसा आपको अच्छे समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। तो बेटा हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर 2 फोर्सेस F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं इस फिगर में F1 एंड F2 2 फोर्स यहां पर हमने एक्ट करा रखे हैं। अब इन F1 और F2 दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट भी होगा और रिजल्टेंट को हम लिखते हैं R से। रिजल्टेंट को हम क्या लिखते हैं बेटा, R से लिखते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लेते हैं R है। R is the resultant of forces F1 and F2। तो यहां भी लिख देते हैं इसको, let R is the, लिख देते हैं यहां पर, let R is the resultant of force F1 and F2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R is the resultant of force F1 and F2। Now अब यहां पर किसी पॉइंट के अबाउट हमको क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है। किसका मोमेंट लिखना है, हमको लिखना है मोमेंट F1 का, F2 का और R का। जैसे कि मैंने यहां पर बताया था आपको, आधा काम तो यही कर दिया था हमने पहले इसको। F1 का,
F2 का और रिजल्टेंट R का मोमेंट लिखेंगे किसी पॉइंट के अबाउट। तो एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है अपना, यस दिस इज ए पॉइंट। यहां पर मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए, कुछ और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। हमने इस पॉइंट को ए नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है बेटा, इस F1 का, F2 का और रिजल्टेंट का इस पॉइंट के अबाउट क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर F1 का मोमेंट लिख लेंगे, है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर एक लाइन, नाउ टेकिंग मोमेंट, हमको मोमेंट लिखना है, मोमेंट ऑफ F1, F2 एंड R अबाउट पॉइंट ए। इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं मोमेंट बेटा, पॉइंट ए के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं। तो पहले F1 का मोमेंट लिखेंगे। तो क्या आपको ये बात दोबारा से रिकॉल करानी पड़ेगी कि अगर हम F1 का मोमेंट लिख रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट, तो इस F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहां से पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जैसे हमने यहां पर D1 माना था, बोलो यस और नो। तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बेटा, वो मान लेते हैं D1 हो जाएगी। तो पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं कहां पे, F1 पे। तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, अरे यस और नो। इस डिस्टेंस को हम मान ले रहे हैं क्या, D1। अरे यार, ये है आपका फोर्स F1। इस फोर्स F1 का हमको पॉइंट ए के अबाउट लिखना है मोमेंट। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, D1 मान ली। इसी तरह से हम F2 की डिस्टेंस D2 मानेंगे, R की डिस्टेंस हम D मान लेंगे। पहले मैं F1 की बात कर रहा हूं यहां पे। तो अब बहुत बढ़िया, अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि यार ये जो F1 है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है θ1। कितना एंगल बना रहा है, θ1। अरे यार, कितना एंगल बना रहा है, θ1। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फोर्स F1 मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है θ1। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो इसको कि ये एंगल कितना हो जाएगा, है ना। पॉज करके आपने सोच लिया होगा और ये एंगल आपने पता कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे, देखो बेटा, ये जो टोटल एंगल है, दिस एंगल, ये तो 90 डिग्री है। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये अगर 90 है और ये हमने मान रखा यहां तक कितना, θ1, यहां तक ये θ1 है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस θ1 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये एंगल पता है पहले से, ये तो 90 डिग्री है। तो ये एंगल तो पता लग जाएगा हमको कि यार टोटल एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये एंगल आ जाएगा। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना है, दैट इज 90 माइनस θ1 और माइनस के 90। तो आप देखेंगे तो ये 90 और 90 मिलकर के 180 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस θ1 हो जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा बेटा, ये एंगल आ जाएगा आपका θ1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ1। कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक आपको समझना था, उसके बाद तो आप सिमिलरली करते चले जाएंगे। अब मैं यहां पर देखो क्या लिखा, नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ F1, F2 एंड R अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट मैंने F1 का मोमेंट लिखना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मोमेंट, बोलो। तो यहां पे मोमेंट कैसा लिखते हैं, फोर्स F1 इंटू डिस्टेंस D1। अरे यस और नो। तो इसका जो मोमेंट होगा F1 का पॉइंट ए के अबाउट, F1 D1 ही होगा। अब मैं D1 की वैल्यू लिखना चाहता हूं, यहां पे D1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, आइए जरा देख लेते हैं। तो फ्रॉम, अब देखो यहां पर मैं बोल देता हूं कि यार ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए था, इसको मान लेते हैं पॉइंट O। अब यहां ए से जब हमने F1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसको मान लेते हैं, पॉइंट को B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, B। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है आपको, तो हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम लिख देंगे यहां पे, फ्रॉम क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAB, OAB। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से हम लिख सकते हैं cos θ1। बताइए cos θ1 कितना हो जाएगा, cos θ1, भाई cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस कितना है, ये बेस कितना है भाई, एंगल की जो बगल वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो यानी D1 और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, OA है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो अपॉन OA। तो बेटा यहां से मुझे D1 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी मिल जाएगी। तो क्या D1 इज इक्वल टू OA cos θ1 हो जाएगा, OA cos θ1। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहां से मुझे D1 की वैल्यू मिल गई। यहां से मुझे किसकी वैल्यू पता लग गई बेटा,
यहां से मुझे D1 की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, तो आइएगा इसको पूरा कर लेते हैं। तो हमने लिखा F1 D1 मोमेंट, ये F1 का मोमेंट है, इसको लिखेंगे F1 और D1 की वैल्यू मैं यहां से लिख रहा हूं OA cos θ1, OA cos θ1। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 1। जब हमने मोमेंट लिखा किसका, हमने मोमेंट लिखा किसका बेटा, हमने मोमेंट लिखा F1 का, तो हमको इक्वेशन 1 मिल गई है। क्या इक्वेशन आ गई है, F1 D1 इज इक्वल टू F1 OA cos θ1। अब हम इसी तरह से F2 का मोमेंट लिखेंगे A पॉइंट के अबाउट। तो जब हम F2 का मोमेंट लिखेंगे पॉइंट A के अबाउट, तो बेटा आप समझ सकते हैं जैसे F1 से डिस्टेंस थी परपेंडिकुलर D1, तो यहां भी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। अरे यस और नो, यस। तो हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। बोलो यस और नो। अब मान लेते हैं जैसे यहां पर ये θ1 एंगल था ना, ये थीटा F1 के साथ एक्स एक्सिस एंगल कितना θ1, इसका एंगल कितना होगा, दैट इज θ2। कितना होगा θ2। जैसे ये एंगल θ1 आया था, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दूं, और ये एंगल कितना आया था बेटा इसका, ये एंगल आया था θ1। बोलो यस और नो। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा θ2, ये एंगल कितना आ जाएगा θ2, और ये डिस्टेंस कितनी थी D1, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लेंगे हम D2। अरे जैसे F1 के साथ डिस्टेंस D1 थी, एंगल ये θ1 था, उसी तरह से F2 के साथ एंगल अगर θ2 है, डिस्टेंस कितनी है D2 है। अब हमको क्या करना है, F2 का मोमेंट लिखना है पॉइंट A के अबाउट। पॉइंट A के अबाउट मोमेंट लिखेंगे तो कितना आएगा, F2 का मोमेंट पॉइंट A के अबाउट F2 D2 इक्वल टू F2। अब ये D2 की वैल्यू, जैसे यहां से हमने ये ट्रायंगल यूज किया था OAB, इसी तरह से एक और ट्रायंगल आपको मिल जाएगा यहां पर, OA तो कॉमन रहेगा, और ये पॉइंट B आया था, तो ये पॉइंट मान लेते हैं C। तो ट्रायंगल हम फ्रॉम ट्रायंगल लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम OAC। तो OAC कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज cos θ2, यस और नो, cos θ2 इज इक्वल टू D2 अपॉन OA, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए OAC के लिए ये बेस कितना है D2, बेस अपॉन हाइपोटेनस, D2 अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा OA। तो यहां से आपको D2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज OA cos θ2। सिंपल सी बात है, ये हो गया। ठीक, चलिएगा तो इसको पूरा कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या इक्वेशन बनी हमारी, F2 D2 की वैल्यू वहां से रखेंगे, कितनी है OA cos θ2, OA cos θ2, और बेटा ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिजल्टेंट R का भी मोमेंट लिखने वाले हैं पॉइंट A के अबाउट। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां भी करना होगा, बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। अच्छा ये डिस्टेंस, ये एंगल कितना था θ1 F1 का, F2 एंगल कितना था θ2। तो क्या यहां पर हमारे पास, इसको मान लें एंगल ये कितना है, दिस एंगल इज थीटा। बोलो यस और नो, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल अगर थीटा है, तो क्या हमारे पास ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, क्या ये एंगल थीटा आएगा जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। ये F1 की डिस्टेंस D1 थी, F2 के साथ डिस्टेंस D2 थी, R के साथ डिस्टेंस कितनी है, D है। बोलो यस और नो। जैसे यहां पर एक पॉइंट आया था बेटा, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, तो ये पॉइंट इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं पॉइंट D। तो R का जो मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, R इंटू डी, पॉइंट A के अबाउट R इंटू डी। ओके, अब D की, जैसे यहां से ट्रायंगल से हमने D1 की वैल्यू लिखी, D2 की वैल्यू लिखी, अब हम D की वैल्यू लिखेंगे, है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको इस बार, तो लिख देंगे यहां पे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कितना OAD, OAD। तो बेटा यहां से आ जाएगा D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OA cos थीटा, OA cos थीटा, क्योंकि OA तो क्या रहने वाला है, कॉमन ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कॉमन ही रहने वाला है। तो यहां से बेटा मैं D की वैल्यू पुट करूंगा, D की वैल्यू पुट करूंगा, तो यहां पर मुझे इक्वेशन मिलेगी, यहां पर इक्वेशन मिलेगी R इंटू डी, डी कितना है OA cos थीटा, OA cos थीटा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन मिल गई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आ गई बेटा हमारे पास। जब हमने F1 का मोमेंट लिखा इक्वेशन 1, हमने F2 का मोमेंट लिखा इक्वेशन नंबर 2, और हमने रिजल्टेंट R का मोमेंट लिखा, तो हमको मिल गई इक्वेशन नंबर 3।
बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, f1d1 प्लस f2d2 इज इक्वल टू f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। लिख देंगे यहाँ पे f1d1 प्लस f2d2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका f1 cos थीटा 1, f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, है ना। लिखेंगे फिर से इक्वेशन को f1d1 प्लस f2d2 इज इक्वल टू, यहां से OA कॉमन आ रहा है, OA कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया आपका, अंदर कितना बचेगा, f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2, cos थीटा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक बार डायग्राम पे वापस चलते हैं, एक बार डायग्राम पे वापस चलते हैं और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो f1 है ये x एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1। तो f1 का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, f1 cos थीटा 1, बोलो यस और नो, प्लस f2 का कंपोनेंट कितना है x डायरेक्शन में, f2 का वो कितना हो जाएगा, f2, क्योंकि ये एंगल थीटा 2 बना रहा है तो f2 cos थीटा 2। अब ये जो f1 और f2 का कंपोनेंट हमने ले लिया x डायरेक्शन में, अब ये किसके बराबर होगा, जो रिजल्टेंट है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट r का कंपोनेंट x डायरेक्शन में कितना है, ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2 को r cos थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे लिखा है f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, r cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम फिगर, है ना, मैंने आपको समझा दिया वहां पर कैसे आया ये। तो ये हो जाएगा आपका f1d1 प्लस f2d2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OA, और ये कितना हो गया बेटा, r cos थीटा, क्या हो गया, r cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या है, r इंटू OA cos थीटा दैट इज इक्वल टू r। तो ये जो टर्म है हमारी ये भी तो वही है, r OA cos थीटा, r इंटू OA cos थीटा। तो इसको हम r इंटू डी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं, इसको r इंटू डी लिख सकते हैं, f1d1 प्लस f2d2 इज इक्वल टू r इंटू डी। और बेटा यही तो प्रूफ करना था, अरे यही तो प्रूफ करना था, यही तो स्टेटमेंट था, f1d1 प्लस f2d2 इज इक्वल टू r इंटू डी। इस तरह से हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ हो गया आपका। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर हम यहां तो हमने 2 फोर्स की बात करी है, तो हम अगर n नंबर ऑफ फोर्स की बात करें, फॉर n नंबर ऑफ फोर्सेस, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, इक्वेशन हो जाएगी f1d1 प्लस f2d2 प्लस f3d3 प्लस एंड सो ऑन, है ना, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r इंटू डी। तो दिस इज योर डेरिवेशन, दिस इज द प्रूफ ऑफ वेरिग्नन्स थ्योरम। तो वेरिग्नन्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है बेटा, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। देखो ये मोमेंट एक ये f1 का मोमेंट हो गया, ये f2 का मोमेंट हो गया, ये f3 का मोमेंट हो गया, इन सबको हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। इनके रिजल्टेंट का मोमेंट कितना है, r इंटू डी है। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। हालांकि मैं चाहता इसको 5-7 मिनट में खत्म कर सकता था, क्योंकि ये चीजें बताना आपको, भाई कॉस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस्ट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो आपको पता ही होती हैं चीजें। लेकिन फिर भी मैंने आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता दिया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, दो यहाँ पर फोर्स कंसिडर कर लेंगे f1 f2, उनका रिजल्टेंट मान लेंगे r, इनका तीनों का क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है पॉइंट ए के अबाउट।
ठीक है, डिस्टेंस F1 के साथ D1, F2 के साथ D2, R के साथ हमने D मान रखी है, एंगल θ1, θ2 और थीटा मान रखे हैं, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद मोमेंट लिखेंगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास, फिर 2 इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे और फिर यहाँ से इस डायग्राम की हेल्प से आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे और फाइनली जो है आपके पास ये डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आज की इस क्लास को एंड करते हैं, है ना, छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी क्लास है। सो फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम गिवन है, फिगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 100 न्यूटन का फोर्स पॉइंट बी पे लगा हुआ है। अब इस 100 न्यूटन का जो मोमेंट लिखना है आपको पॉइंट ए के अबाउट लिखना है, लिखा है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट बी, कि 100 न्यूटन का जो फोर्स है बी पर एक्ट कर रहा है, मोमेंट लिखना है पॉइंट ए के अबाउट, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, पॉइंट ए के अबाउट आपको क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है। तो लिखेंगे यहां पर हम टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट ही क्या लिख रहा है, मोमेंट लिख पा रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू, पहली बात तो यहां पर आप देखिएगा कि यार ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर हमको क्या लिखना, मोमेंट लिखना 100 न्यूटन का। तो ये ना तो ये तो एक्स डायरेक्शन में भी नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में भी नहीं है, तो इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, आप सभी जानते हैं। इसके कितने कंपोनेंट आ जाएंगे बेटा, इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना, कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये हो जाएगा एक दूसरा, ये वाला हो जाएगा लाइक दिस, है ना। तो हमने रिजॉल्व कर लिया इसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। आप सभी जानते हैं कि एंगल के साथ कॉस आता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 cos 60, ये हो जाएगा कंपोनेंट कितना, 100 cos 60, और ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 100 sin 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये तो अब रिजॉल्व हो चुका है, इसको तो आप भूल जाओ। अब ये वाला फोर्स बचा, ये वाला फोर्स बचा। अब इन दोनों फोर्स का क्या लिखेंगे, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, प्लस, बताया था लास्ट टाइम भी। अगर मान लीजिए जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं किसी फोर्स का, अगर उस पॉइंट के अबाउट वो फोर्स जो है उस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, इसका मतलब प्लस, है ना। क्या लिखेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज तो प्लस, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो उसको लिखेंगे माइनस। तो चलिए लिखते हैं इसका मोमेंट, दैट इज वेरी सिंपल। मोमेंट कितना हो जाएगा, देखो हम पहले लिख रहे हैं इस वाले फोर्स का, इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, तो इसमें पेन रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, फिंगर रख लीजिएगा। अब ये देखिएगा जो 100, ये वाला जो फोर्स है, ये कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि प्लस आएगा। तो मोमेंट होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, 100 cos 60, फोर्स कितना है, प्लस में आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कितना, 100 cos 60। डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये तो हुआ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है। अब इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करो, जो पॉइंट ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो यही तो होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये। तो ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 500 mm, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोर्स हो गया 100 cos 60 और डिस्टेंस हो गई कितनी, 500 mm। वेरी गुड। दूसरा फोर्स ये है 100 sin 60। अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चेक करो कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। फिर से पेन रखो यहीं पे जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है। तो कैसे घुमा रहा है इसको, ये घुमाएगा इसको लाइक दिस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस माइनस माइनस, कितना, फोर्स इंटू, फोर्स हो जाएगा 100 sin 60, 100 sin 60 तो हो गया फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखोगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये हो गया। अब यहां से उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहां से कितनी है, तो ये हो जाएगी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस दे रखा है आपको ऑलरेडी, 400 mm दे रखा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 400 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है AKTU के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है तो आप अपना कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 100 cos 60 इंटू 500 माइनस 100 इंटू साइन 60 इंटू 400, इट इज कमिंग आउट 9641। माइनस में आ रही है इसकी वैल्यू, एम ए इज इक्वल टू माइनस 9641। और यूनिट क्या होगी, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। आपने का जो फोर्स दे रखा है न्यूटन में और डिस्टेंस दे रखी है मिलीमीटर में, तो न्यूटन इंटू मिलीमीटर, इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन मिलीमीटर। अब ये माइनस में आ रही है इसकी वैल्यू,
ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, लेकिन इसकी वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। ये आपका आंसर आ चुका है माइनस। माइनस का जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोमेंट आया है ये एंटी क्लॉकवाइज आया है, क्योंकि प्लस आता तो क्लॉकवाइज होता, माइनस में आ रहा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि एम ए जो है पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है, पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट आ रहा है दैट इज 9641। अब इसको मैंने प्लस अगर कर दिया, न्यूटन मिलीमीटर, दैट मीन्स ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको ये मोमेंट निकालना था पॉइंट ए के अबाउट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022-23 में पूछा जा चुका था। यस, सिमिलर क्वेश्चन एक यहां पर मैंने आपको डीपीपी में दे दिया है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 400 न्यूटन, 400 न्यूटन का मोमेंट आपको निकालना है एक्टिंग एट बी, जो पॉइंट बी पे एक्ट कर रहा है, इन एक्स बाई प्लेन अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट ही निकालना है। बस पहले एंगल 60 था, इस बार 30 है। ये डायमेंशन 500 थी, ये 400, इसे 4, ये डायमेंशन चेंज होगी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 78564 न्यूटन एमएम आएगा और ये प्लस में आएगा, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि छोटा सेशन था आज, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। वेरिएगनेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उसका प्रूफ हम कैसे करते हैं, उसको डेरिवेशन को कैसे डिराइव करते हैं, और एक यहाँ पर हमने मोमेंट कैलकुलेट करना एक न्यूमेरिकल भी कर लिया और एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गेटवे क्लासेस पे और सारे सब्जेक्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब गुलशन सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। कंटेंट अगर आपको बेटा अच्छा लगता है तो आप बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं, प्लीज़ आप उनको भी बता दीजिएगा कि गेटवे क्लास एप्लीकेशन में इस तरह के कोर्सेस मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार नहीं पता लगता है, ठीक है। और आपके माध्यम से ही हमारा पता लग पाता है, क्योंकि हम लोग उतनी मार्केटिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो हम तो अपने कंटेंट पे वर्क करते हैं। जितना अच्छा कंटेंट हम डिलीवर करेंगे, बच्चों को उतना अच्छा लगेगा, उतना उनको क्लास टेस्ट के अंदर, सेशनल के अंदर अच्छा लगेगा, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम भी अच्छे होंगे। तो ओवरऑल जब बच्चों को बेनिफिट होता है तो बच्चे एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कोर्सेज के बारे में, तो वहीं से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब स्टूडेंट्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें चल पाती हैं, ठीक है। और जब आप लोगों को अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो ऑब्वियसली आपका अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमको और मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।